हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 साइंस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हो। लास्ट में बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर 25 प्लस सही है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें संगीत जो जोड़ दिया गया है वो आपको भ्रमित करने के लिए जोड़ा गया है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को। या एक लॉन्ग रैखिक इकाई है जो ध्वनि की ऊर्जा और मानव श्रावण क्षमता के आधार पर मापी जाती है। 0 डेसिबल वह न्यूनतम तीव्रता है जिसे एक सामान्य व्यक्ति सुन सकता है। 120 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए क्या महत्वपूर्ण होगा, प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप लोग ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन को शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक माना जाता है, विशेषकर बच्चों और किशोरों के लिए। 14 वर्ष तक की आयु में बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तेजी से विकसित होते हैं और इस विकास के लिए प्रोटीन सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहां इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, सीएफसी गैस, जो कि हमारे ओजोन परत को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर रहा है, यह आपसे पूछा है सबसे ज्यादा इसका कहां इस्तेमाल है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटरों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटरों में इसका अधिक प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का उपयोग पहले मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों और एरोसोल स्प्रे में शीतलक और पोपलेंट गैस के रूप में किया जाता है, लेकिन यह गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें का पृथ्वी पर असर बढ़ जाता है। सीएफसी वातावरण में जाकर ओजोन परत को तोड़ती है जिससे ओजोन छिद्र बनता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत अंतर्गत इसका उत्पादन और उपयोग बहुत हद तक बंद किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन जैसे पदार्थ ऊर्ध्वपाती होते। बहुत ज्यादा पूछता है आपको तीनों प्रश्न। उदाहरण के तौर पर ठोस कपूर को कमरे में तापमान पर खुला छोड़ देने पर वह सीधे कपूर की वाष्प में बदल जाता है, या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब यह प्रश्न पूछा भी गया है तो बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, क्योंकि यह स्वच्छ ईंधन है, ऊर्जा घनता अधिक है, नवीनकरणीय स्रोतों में उत्पादन संभव है और इलेक्ट्रिक और फ्यूल सेल गाड़ियों में इसका उपयोग अच्छा है, तो इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किण्वन प्रक्रिया के बाद इसका निर्माण होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें खमीर यानी कि ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों की सहायता से शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। किण्वन की खोज जो की थी वह लुई पास्चर ने की थी। शराब निर्माण के लिए समानता एक प्रकार का खमीर का उपयोग होता है।
यह प्रक्रिया एरोनोबिक होती है बिना ऑक्सीजन के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईईजी मस्तिष्क की सतह पर इलेक्ट्रोड लगाकर की जाती है या मस्तिष्क की विवशता, दौरे, नींद की गड़बड़ी, ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थितियों का विश्लेषण करने में मदद करता है। ईईजी द्वारा मस्तिष्क तरंगों जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा वेव्स का अध्ययन किया जाता है। बाकी हृदय के लिए ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चलता है। कान के लिए ऑडियोमीट्री या टेम्प्रोमेट्री से पता चलता है। और यकृत की जांच के एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट से जांच होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है। अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर पर। लीवर पर पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का अधिक मात्रा से लगातार सेवन करने से सबसे अधिक लीवर प्रभावित होता है। लीवर सिरोसिस यानी कि अल्कोहल लीवर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और इससे लीवर कठोर और कार्य करने में अक्षम हो जाती है। फैटी लीवर डिजीज हो जाता है। लीवर में वसा जमने लगता है जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों में बदल जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ स्त्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में कहाँ स्त्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारे शरीर में अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। यह अम्ल निम्नलिखित कार्य करते हैं। भोजन को पचाने में सहायक है, जीवाणुनाशक प्रभाव डालता है, पाचन क्रिया के लिए अम्लीय वातावरण बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे। बाकी ऑप्शन में दिया अरस्तु, तो अरस्तु जो थे वो आपके जीव विज्ञान का जनक माने जाते हैं अरस्तु को। और थियोफेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। यह भी ध्यान रखिए, पूछ लेता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस एक ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के खून को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जाता है जब गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब किडनी फेल हो जाती है या कॉर्निक किडनी डिजीज हो। या प्रक्रिया तब की जाती है जब किडनी फेल हो जाती है या कॉर्निक किडनी डिजीज हो। डायलिसिस के दो प्रकार होते हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हिस्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर। क्या यह प्रश्न आपको पता था? अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर इसका राइट आंसर नहीं जानते थे तो नो लिख दीजिए। हिस्ट्रोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। हिस्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने वर्ष 1819 में किया था। क्या है हिस्ट्रोलॉजी? तो हिस्ट्रोलॉजी या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊतकों की संरचना, प्रकार और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी, विकृत विज्ञान, पैथोलॉजी और जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री में प्रमुख होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब 1968 में पूछ लेता है कब मिला था। तो 1968 में
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ साझा रूप से दिया गया था। इनका रिसर्च क्या था? इनका रिसर्च विषय जो था जेनेटिक कोड की व्याख्या और यह समझना कि डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। डॉक्टर खुराना भारत में जन्मे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये डीएनए सिंथेसिस में कृत्रिम जीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। चलिए डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है। क्या है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम? तो यदि आप अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों, कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री पर फैलाएं तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, मध्यमा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा और अंगूठा जो है बल या गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जब किसी प्रवाही धारा वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर यह बल लगता है। यही मोटर का सिद्धांत है। बाकी फैराडे का नियम जो है विद्युत जनरेटर में प्रयुक्त होता है। बेंज का नियम जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है और ओम का नियम जो है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का संबंध दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ जो है वह किस ऊतक का बना होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊंट के कुबड़ में वसा संग्रहित होती है और यह वसामय ऊतक से बना होता है। यह भी पूछ लेता कि ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता, पानी, वसा, सरकरा, या और पूछ लेता तो यह भी ध्यान रखिए उसमें वसा होती है और यह जो होता है यह वसामय ऊतक से बना होता है। यह वसा ऊंट के लिए एक ऊर्जा का भंडार होती है जिसे वह कठिन परिस्थितियों जैसे रेगिस्तान में पानी और भोजन की कमी के समय उपयोग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर तो हो जाएगा इस प्रश्न का, हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.4 होता है। नींबू का रस एक अम्लीय पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड होती है, इसलिए इसका पीएच मान कम होता है और यह 2 से 3 के बीच में पाया जाता है। समानता नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 से 2.5 के बीच होता है, इसलिए सबसे निकटतम विकल्प है 2.4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदर से लिया था। आरएच फैक्टर के बारे में अगर आपको बताएं तो आरएच कारक एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह कारक पहली बार रीसस बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं में खोजा गया, इसलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया। आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप में क्या संबंध है? तो यदि किसी व्यक्ति के रक्त में वह प्रोटीन मौजूद है तो उसका रक्त जो होगा आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। अगर यह प्रोटीन अनुपस्थित है तो ये उसका रक्त समूह आरएच निगेटिव कहलाता है। आरएच फैक्टर का परीक्षण रक्तदान, गर्भावस्था और सर्जरी से पहले आवश्यकता होता है। यदि आरएच नेगेटिव महिला के गर्भ में आरएच पॉजिटिव भ्रूण होता है तो विशेष चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होती है। यह पॉइंट ध्यान रखें, पूछ लेता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें 6C5 से C12 तक कार्बन परमाणु वाले एल्केन्स, एल्कीन्स और एरोमेटिक यौगिक होते हैं। इसमें ऑक्टेन यानी कि C8H16, HCC8 और H18, C8 और H18 एक प्रमुख घटक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो शुद्ध पानी में कोई पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन नहीं होती, इसलिए पानी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। 1 गिलास या 1 लीटर पानी भी पी लें तो हमें 0 कैलोरी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब
कब कैलोरी हो सकती है? तो अगर पानी में कुछ मिलाया जाए, जैसे शक्कर यानी कि चीनी, नींबू या फल या फ्लेवर पाउडर, तो उसमें कुछ कैलोरी आ जाती है। चलते हैं अगले, परंतु प्लेन पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, चाहे आप एक गिलास पानी पे या 1 लीटर या 10 लीटर ले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो स्वर्ण एक अत्यंत निष्क्रिय धातु है, या सामान्य अम्लों जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल में नहीं घुलता, लेकिन जब इन दोनों अम्लों को 3:1, कितने अनुपाते में? तो 3:1 में, किसको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल को के अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो मिश्रण बनता है उसे कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया ही एकमात्र ऐसा सामान्य रसायन है जो स्वर्ण और प्लेटिनियम जैसे निष्क्रिय धातुओं को भी घोल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोग्राम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की गति और उसकी कार्यप्रणाली की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख यंत्र जो है ईसीजी यानी कि कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह हृदय की धड़कनों की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ईसीजी से यह पता चलता है कि हृदय नियमित रूप से काम कर रहा है या नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा जो है कितना प्रतिशत होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55% मानव रक्त में प्लाज्मा जो है वह पाया जाता है। मानव रक्त 2 प्रमुख घटकों से बना होता है, प्लाज्मा या कि तरल भाग और रक्त कोशिकाएं यानी कि ठोस भाग, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। रक्त संरचना की बात करें तो प्लाज्मा 55% जो है रक्त का भाग होता है। इसमें रक्त कोशिकाएं लगभग 45% होती है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो 90 से 92% तो पानी होता है। इसके बाद प्रोटीन होता है जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोन्यूजन पाया जाता है। खनिज भी पाया जाता है, हार्मोन, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण में होता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म का जो निर्माण होता है वह वृषण के अंदर होता है। वृषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं जो अंडकोश में स्थित होते हैं। वृषण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी बनाते हैं जो पुरुषत्व की विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, योग। अगर योग आप टिक करके आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्ब्यूमिन जो है को अंडे की सफेद भाग कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 60 से 35% अंडे के कुल प्रोटीन का हिस्सा एल्ब्यूमिन में होता है, जबकि योक जो है वो अंडे का पीला वाला भाग होता है। मुख्यतः इसमें क्या होता है, तो वसा और कुछ विटामिनों का स्रोत होता है। प्रोटीन इसमें थोड़ी मात्रा में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, यह आपसे पूछा है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया को दान करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेत्रदान में नेत्र के केवल कॉर्निया भाग को ही उपयोग में लिया जाता है। कॉर्निया आंख का पारदर्शी बाहरी भाग होता है जो आंख की रोशनी और केंद्रित करने में मदद करती है। जब किसी व्यक्ति की कॉर्निया में खराबी जैसे कि धुंधलापन आ जाती है तो यह अंधत्व का कारण होता है। नेत्रदान द्वारा प्राप्त स्वस्थ कॉर्निया को प्रत्यारोपण करके दृष्टिहीन को दृष्टि वापस दिलाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। या इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। यह तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकार हो
सकते हैं। शाकाहारियों में इसकी कमी आम तौर पे पाई जाती है, जबकि यह मुख्यतः पशु स्रोतों जैसे दूध, अंडा, मांस में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका। कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है या जीवन की मूलभूत इकाई मानी जाती है, क्योंकि यही वह इकाई है जो सभी जैविक कार्यों को संपन्न कराती, जैसे ऊर्जा उत्पादन, पोषण ग्रहण, वृद्धि और विभाजन, अनुवांशिक जानकारी का वहन। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी कहलाते हैं। सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो कहलाता है वह हर्पेटोलॉजी कहलाता है। यह प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी की एक शाखा है जिसमें निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप रेप्टाइल्स जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि और उभयचर जैसे मेढक, टोड आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। अन्य की बात करें तो हिस्टोलॉजी जो है वह ऊतक विज्ञान कहलाता है। हर्पेटोलॉजी तो अभी हम लोग पढ़े सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन करते हैं, और इंकथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं, और आर्थिनोलॉजी जो ऑप्शन डी दिया है इसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित हो रहता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है या रहता है यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और यह कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स का भंडारण केंद्र भी होता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, एक वसा में घुलनशील विटामिन है जिसमें लीवर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि शरीर की जरूरत पड़ने पर उसे उपयोग किया जा सके। यादृष्ट, प्रतिरक्षा और कोशिका वृद्धि में मदद करता है आपका विटामिन ए। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। अब आज आपको बताना है 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपने अगर पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका, आप जाके वहां से आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही कम समय रहते हुए हम लोग बिना टाइम गवाए ही वीडियो को कवर करते हैं, ना कि ज़्यादा टाइम गवा के। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऐसा हम लोग कभी बीच के वीडियो में नहीं बोलते। यही हमारे चैनल की खूबी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। या मुझे कहना ना पड़े, मैं इसलिए आपको वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, ये खराब ना हो सके। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।